एक समय की बात है, किसी गांव में एक गडरिया परिवार रहता था, जिनका भेड़ बकरियां पालने का धंधा था। भेड़ों को जंगल चारागाह में ले जाकर चराने का काम परिवार के सबसे छोटे लड़के का था। एक दिन वह अपना रेवड़ लेकर पहाड़ी पर गया। वहां चरते चरते एक भेड़ पहाड़ी पर से फिसलकर खड्डे में गिर गई। लड़के ने उसे बहुत खोजा, आवाज लगाई, परंतु भेड़ वापस न आई। बेचारा थक हार कर शाम को अपने घर लौटा और डरते हुए अपने पिता को एक भेड़ खो जाने की बात बताई। पिता तो आग बबूला हो गया। बहुत भला बुरा कहने के बाद उन्होंने लड़के को घर से निकाल भी दिया। भूखा प्यासा बेचारा लड़का ठंड में ठिठुर रहा था। रोते बिलखते हुए पहाड़ी की ओर चला गया। वहां एक गुफा में एक चिकनी चट्टान थी। लड़के ने आसपास से सूखी घास और पत्तियां बटोरी, उन्हें चट्टान पर बिछाकर घास में दुबककर सोने की कोशिश करने लगा। वह लेट तो गया, परंतु भूखे पेट उसकी आंखों में नींद कहाँ। फिर आधी रात में किसी के आने की आहट हुई। वह उठ खड़ा हुआ। उसके सामने एक लंबा तगड़ा आदमी खड़ा था। उसने कड़क कर लड़के से पूछा, इतनी रात को तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मेरे पलंग पर सोने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? कांपते हुए लड़के ने भेड़ गुम हो जाने और पिता द्वारा घर से निकाल दिए जाने की बात उससे बता दी और उससे रात भर वहीं रुक लेने की प्रार्थना की। आदमी दयालु था। वह जब चट्टान पर बैठा तो सूखी घास और पत्तों के नरम बिस्तर से उसे आराम मिला। वह बोला, तुम बहुत चतुर हो। मेरे पलंग पर घास बिछाकर तुमने उसे नरम बना दिया। मुझे यह ख्याल कभी नहीं आया था। चलो ठीक है, अब तुम यहीं मेरे साथ रहो। और वह लड़के के साथ ही लेट गया। लड़का खुद को सिकुड़ता जा रहा था कि कहीं साथ में सो रहे आदमी को असुविधा ना हो, वह आराम से सो सके। वह इस तरह दम साधे पड़ा था कि मानो गहरी नींद में सो रहा हो, लेकिन ना तो वह नींद में था और ना उसके साथ सोया हुआ आदमी ही। परंतु आदमी लड़के को सोया हुआ जानकर कुछ बुदबुदा रहा था। चारों ओर गहरा सन्नाटा था। ऐसे में दम साधे पड़े लड़के को बुदबुदाहट की आवाज साफ समझ में आ रही थी। लड़के को सोया जानकर वह कह रहा था, इस समझदार नवयुवक को मैं क्या नाम दूं, जिसने घास बिछाकर मेरे लिए नर्म और गर्म बिस्तर बनाया है, जो इतना आदर करने वाला है कि मुझे जगह देने के लिए एक कोने में सिकुड़ा पड़ा सो रहा है। क्या मैं उसे वह रुमाल दे दूं जो सबको भरपेट भोजन कराता है, या उसे वह डिबिया दे दूं जो हर बार खुलने पर एक अशर्फी देती है? नहीं तो वह बांसुरी ही दे दूं जो सबको अपनी धुन पर नचाती है। उस आदमी की धीमी धीमी बुदबुदाहट सुनते हुए लड़के को कब गहरी नींद आ गई उसे पता भी न चला। भोर में जब उसकी नींद खुली तो उसे लगा मानो वह सपने में जागा है, लेकिन उसने देखा कि उसकी बगल में घास के बिस्तर पर एक रुमाल, एक डिबिया और एक बांसुरी रखी है। गुफा में कोई और नहीं था। लड़के ने तो उस आदमी का चेहरा भी नहीं देखा था। रात में अंधेरा जो था। लड़के ने रुमाल, डिबिया और बांसुरी उठाई और चल पड़ा। रास्ते में उसने रुमाल बिछाकर भोजन मांगा और भरपेट खाया। कुछ समय चलते रहने के बाद वह एक बड़े शहर में पहुंचा। उस शहर में उसे मालूम हुआ कि वहां के राजा ने अपनी इकलौती बेटी के लिए योग्य वर चुनने के लिए कई तरह की प्रतियोगिताएं कराने की घोषणा की है। जो युवक इन प्रतियोगिताओं में विजयी होगा उसे दुल्हन के साथ साथ राज्य और राजकोष भी मिलने वाला था। लड़के ने अब जादू की डिबिया की परीक्षा करनी चाहिए। उसने डिबिया खोली तो सचमुच उसमें से एक अशर्फी रखी थी। उसे निकालकर लड़के ने अपनी जेब के हवाले किया और डिब्बी बंद कर दी। कुछ देर बाद डिबिया खोलने पर उसमें से फिर अशर्फी निकली। बस फिर क्या था, लड़के ने बहुत सारी अशर्फियां निकाल निकाल कर जमा की और उस धन से घोड़ा, जीन, बंदूक, नौकर चाकर, सवारी आदि रईसाना असबाब खरीद लिए। इन सब से लैस होकर स्वयं को दूसरे देश का राजकुमार बताकर प्रतियोगिता में भाग लेने गया। अब जैसा कि हर कथा में होता है, नायक ही तो जीतता है। तो लड़के ने सबसे ज्यादा खेल जीते राजा को अपनी मुनादी के हिसाब से उसे अपना दामाद और राज्य का उत्तराधिकारी घोषित करना पड़ा। जब वह राजमहल पहुंचा तो उसके तौर तरीके, चाल ढाल महल के आचार शिष्टाचार के अनुसार तो थे नहीं। आखिर था तो वह गवई गांव का रहने वाला एक साधारण भेड़ बकरियां पालने वाला गडरिया ही। कभी वह पर्दे में हाथ पहुंच लेता, कभी अपने कपड़ों में अपनी नाक, कभी किसी को चिकोटी काट लेता तो कभी सीटी बजाने लगता। राजा को संदेह हुआ कि दाल में कुछ काला है। उसने अपना एक दूत दूसरे देश के लिए रवाना किया। दूत ने वापस आकर बताया कि उस देश का राजकुमार तो कई सालों से तपेदिक से बीमार है और वह कहीं आता जाता नहीं। फिर क्या था, राजा ने लड़के को तुरंत जेल में डलवा दिया। जेल महल के नीचे के तहखाने में था।
वहां पहले से ही 19 कैदी बंद थे। जब लड़का तहखाने में पहुंचा तब उन कैदियों ने उसका खूब मजाक उड़ाया कि इन महाशय की हिम्मत तो देखो, चले थे राजा का दामाद बनने और अब आए हैं कैद खाने में। लड़का बेचारा क्या करता, चुपचाप सिर झुकाए सब सहता रहा। रात में जब कैदियों के लिए खिचड़ी का देग आया तो उसने दौड़कर देग उलट दिया और सारी खिचड़ी गिरा दी। कैदी चिल्ला पड़े, ये तुमने क्या किया? तुम एकदम पागल हो। अब हम सब क्या खाएंगे? तुम्हें इसका मजा चखाना ही पड़ेगा। और वे सब लड़के को पीटने के लिए दौड़े। उसने उन्हें शांत कराते हुए कहा, शांत रहो, मैं तुम सबको रात से खाना खिलाऊंगा। लड़के ने अपना रुमाल निकाला और उसे जमीन पर बिछा दिया। फिर बोला, हम 20 के लिए रात से भोजन चाहिए। और रुमाल से तरह तरह के व्यंजन निकलने लगे। सारे कैदी स्वादिष्ट खाने पर टूट पड़े। सब पर लड़के की धाक जम गई। अब जेलर को रोज खाने के देग उल्टे हुए मिलते और कैदी स्वस्थ और मस्त। 2 दिन बाद जेलर ने यह खबर राजा तक भिजवाई। राजा सारा माजरा जानने के लिए खुद तहखाने की जेल खाने में पहुंचे। उन्होंने इस बात की सफाई मांगी कि खाना कौन बर्बाद कर रहा है और क्यों। लड़के ने आगे बढ़कर अपनी करनी स्वीकार कर ली। उसने कहा, महाराज, मैं इन सब कैदियों को आपकी थाली के भोजन से भी अधिक अच्छा खाना खिला रहा हूँ। यदि आप चाहें तो मैं आपको भी अपने साथ खाना खिला सकता हूँ। मुझे पूरा भरोसा है कि आपको खाना अच्छा लगेगा। राजा ने दावत स्वीकार कर ली। अब लड़के ने अपना रुमाल निकाला, उसकी तय खोली और राजा के सामने अपने दोनों हाथों में लेकर बोला, महाराज के लायक दावत 21 के लिए। और एक एक कर सुगंधित स्वादिष्ट ताजे पकवान बाहर आने लगे। खुश होकर राजा भी कैदियों के साथ बैठ गए और जी भरकर खाना खाया। जब खाना खा चुके तो लड़के से बोले, यह रुमाल मुझे दे दो और मुंह मांगी कीमत ले लो। बिल्कुल बेच दूंगा सरकार, बस मेरी एक ही मांग है, मुझे एक रात मेरी सगाई वाली पत्नी के साथ बिताने का मौका दिया जाए। लड़के ने कहा, बिल्कुल कैदी, राजा ने जवाब दिया, लेकिन मेरी भी शर्त है, तुम पलंग के एक तरफ एकदम चुपचाप सोओगे, राजकुमारी के साथ बात नहीं करोगे, खिड़कियां खुली रहेंगी, दिया जलता रहेगा और 8 पहरेदार भी कमरे में रहेंगे। अगर मंजूर है तो बोलो, क्यों नहीं मंजूर? मुझे सब कुछ है मंजूर, लड़के ने जवाब दिया। तो इस तरह राजा जादुई रुमाल पा गया और लड़के को अपनी मंगेतर के साथ रात बिताने का मौका मिल गया। उसकी राजकुमारी के साथ कोई बात नहीं हुई। लड़का पलंग में एक तरफ दुबका बस लेटा ही रहा। सुबह होते ही उसे फिर से तहखाने की जेल में भेज दिया गया। इस बार जेल की कोठरी में पहुंचा तो उसकी खूब खिल्ली उड़ाई गई। सारे कैदी बोले, अब हमें फिर वही पतली खिचड़ी खाने को मिलेगी। नालायक, तूने राजा के साथ बड़ा अच्छा सौदा किया। अब हम भूखे मरेंगे। लेकिन इन बातों का उस गठरिये के ऊपर कोई असर नहीं पड़ा। वह बोला, फिक्र की कोई बात नहीं, अब हम पैसे देकर बाहर से बढ़िया खाना मंगवाया करेंगे। यहाँ किसी के पास फूटी कोड़ी नहीं है, सारे कैदी एक साथ बोल उठे। दिल छोटा ना करो साथियों, कहते हुए लड़के ने अपनी डिबिया से एक अशर्फी निकाल ली। पहरेदारों को रिश्वत दे पास के सराय से खाना आ गया और फिर जेल की खिचड़ी दलिये के बर्तन पलटे जाते रहे। जेलर ने फिर शिकायत राजा तक पहुंचाई। राजा फिर तलाशी लेने आए। इस बार उन्होंने डिबिया खरीद लेने की बात कही। यह डिबिया तुम मुझे दे दो, बदले में जो चाहे ले लो। क्यों नहीं हुजूर, लड़के ने कहा, इस बार भी मेरी मांग वही रहेगी, पहले जैसी, एक रात अपनी मंगेतर के साथ। एक बार फिर पिछली सारी शर्तों के साथ लड़के को राजकुमारी के साथ एक रात बिताने का मौका मिल गया। जब वह वापस तहखाने में लाया गया तो फिर उस पर लानत और तानों की बौछार होने लगी। अब फिर वही खिचड़ी, वही पतली दाल। इस बार लड़के को अपनी बांसुरी की याद आई। वह बोला, मन की खुशी के आगे खाने की क्या है बात। हम सब तब तक नाचे मिलकर एक साथ। सारे कैदी भौचक्के रह गए। सबके मुंह से निकला, क्या भूखे पेट नाच। अब लड़के ने अपनी बांसुरी निकाली और बजाने लगा। सारे कैदी लड़के के इर्द गिर्द नाचने लगे। उनकी हथकड़ियां और बेड़ियां जोर जोर से बजने लगी। बांसुरी कभी धीमी कभी तेज धुन निकालने लगी। सारे कैदी बेसुध होकर नाचते रहे। शोर सुनकर हाल जानने के लिए जेलर नीचे तहखाने में आया। उसकी जेब में पड़ी कोठरियों की चाबियां खनखनाने लगी। वह भी कैदियों के साथ मिलकर नाचने लगा। उधर महल में दरबार लगा था। जब बांसुरी की तेज स्वर दरबार तक पहुंचे तो सारे दरबारी, मंत्री और संतरी सभी बदहवास होकर नाचने लगे। किसी की टोपी उड़ी, किसी की पगड़ी खुली, किसी का कुर्ता उड़ा, किसी की धोती खुली। सहसा पूरे महल में विचित्र हंगामा बरपा हो गया। न किसी को कपड़े की परवाह, न जूते की फिक्र, न ही अपने पद का ध्यान। सब लोग बांसुरी की धुन पर ऐसे नाच रहे थे मानो किसी तांत्रिक ने मंत्रों से बांध दिया हो या फिर किसी प्रेत की आत्मा ने सबको वश में कर लिया हो। राजा स्वयं भी नाचता हुआ दूसरों के रुकने की गुहार लगा रहा था। अचानक लड़के ने बांसुरी बजाना रोक दिया। सभी लोग चक्कर खा खा कर जमीन पर गिरने लगे।
राजा किसी तरह दौड़ता हुआ तहखाने तक पहुंचा और कड़क कर बोला, यह किसकी करतूत है? यह काम मेरा है महाराज। विनम्रता से लड़के ने कहा, क्या आप फिर सौदा पक्का करना चाहेंगे? और उसने फिर से बांसुरी में फूंक मारी। राजा के कदम फिर थिरकने लगे। रुको रुको, एकदम रुक जाओ, राजा घबरा कर बोले। यह बांसुरी मुझे देने का क्या लोगे? लड़का बोला, इस बार आप मुझे क्या देंगे? राजा, वही जो पहले सौदा हुआ था। नहीं महाराज, इस बार मेरी शर्त दूसरी है। यदि आपको मंजूर नहीं होगी तो मैं फिर से बांसुरी बजाऊंगा। लड़के ने कहा, नहीं नहीं नहीं, अब बांसुरी मत बजाओ, बस अपनी शर्त बताओ। राजा बड़बड़ाया, आज की रात मैं राजकुमारी से बात करके कुछ पूछना चाहता हूँ, लेकिन आज मैं पहरेदारों की संख्या दुगनी कर दूंगा और रोशनी भी दुगनी होगी। राजा ने कहा, ठीक है, जैसा आप चाहे। लड़का बोला। राजा ने बहुत सोच विचार करने के बाद अपनी बेटी को बुलवाया और सारी बातें समझाई। बेटी को सावधान रहने को कहा और अपनी कसम देकर यह भी वादा करवाया कि वह गवार गडरिया द्वारा पूछे गए हर सवाल का जवाब केवल और केवल ना में ही देगी। राजकुमारी ने पिता को वचन दिया कि वह ऐसा ही करेगी। रात हुई, लड़का राजकुमारी के शयन कक्ष में पहुंचा दिया गया, जो रोशनी से जगमगा रहा था। कमरा पहरेदारों से भरा था, खिड़कियां खुली थी। लड़का पलंग में एक किनारे की पट्टी पर कुछ देर के लिए लेट गया। कुछ देर बाद बोला, मेरी होने वाली दुल्हन, इस ठंडी रात में खिड़कियां खोलकर सोना क्या तुमको अच्छा लग रहा है ना? राजकुमारी ने कहा, क्या तुमने सुना नहीं? खुली खिड़कियां राजकुमारी को अच्छी नहीं लग रही हैं। उन्हें तुरंत बंद करो, पहरेदारों से लड़कों ने कहा। आज्ञा का पालन किया गया। 15 मिनट के बाद लड़का फिर राजकुमारी से बोला, मेरी दुल्हन, क्या तुम सोचती हो कि जब हम सोने जा रहे हों तो ये पहरेदार हमारे कमरे में ही रहें? नहीं, इस बार भी राजकुमारी का उत्तर था। पहरेदारों का क्या तुमने सुना? राजकुमारी कह रही है कि तुम लोग बाहर निकलो और सुबह तक नजर न आओ। यह सुनकर सारे पहरेदार खुशी खुशी बाहर सोने चले गए। सारी रात जाग कर पहरा देना भला किसे अच्छा लगता। 15 मिनट और बीत गए। अब लड़के ने फिर राजकुमारी से बात करने के लिए मुंह खोला। राजकुमारी, क्या तुम्हें इतनी जगमग रोशनी में नींद आ जाती है? राजकुमारी ने फिर वही उत्तर दिया, ना। अब लड़के ने सारी रोशनियां गुल कर दी और चुपचाप आकर पलंग पर एक तरफ सिकुड़कर लेट गया। कुछ समय बाद फिर बोला, राजकुमारी, तुम जानती हो कि मैंने नियम अनुसार तुम्हारे पिता द्वारा कराई गई सभी प्रतियोगिताएं जीती। तुम्हारे पिता ने अपने वचन के अनुसार तुम्हारे साथ मेरी सगाई भी कर दी, लेकिन तुम्हारे पिता मुझे झूठा और धोखेबाज कहते हैं और मुझे कैद खाने में रखते हैं। क्या यह बात तुम्हें बहुत अच्छी लग रही है? राजकुमारी ने फिर केवल ना ही में ही उत्तर दिया। सुबह हुई। राजा अपनी बेटी के कमरे में सारा हाल देखने और लड़का को फिर से कारागार में डलवाने के लिए आए। राजकुमारी सिर झुकाकर पिता से बोली, पिताजी, मैंने आपकी आज्ञा का पालन किया है, हमें क्षमा कर दीजिए। इस लड़के को मैंने अपना वर स्वीकार कर लिया है। आप तो पहले ही उसे अपना दामाद स्वीकार कर चुके हैं। अब राजा के पास कोई बहाना नहीं था। उन्होंने राजकुमारी और लड़के की शादी के लिए उत्सव मनाने की घोषणा कर दी। लड़का पहले तो राजा का दामाद बना, फिर समय आने पर राजा भी बना। दोस्तों, ये कहानी यहीं तक थी। मुझे उम्मीद है आप सभी को पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। मिलती हूँ अगली नई कहानी लेकर। कहानी सुनने के लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया।